छोटे से गांव में पुष्पा और मदन नाम के पति पत्नी रहते थे। मदन बहुत मेहनती था। वह खेत में बहुत मेहनत करता, पर किस्मत उसका कभी साथ नहीं देती और उसे कभी अच्छी फसल नहीं होती, जिस वजह से मदन बहुत परेशान रहता। और उनके कोई संतान ना होने की वजह से मदन की पत्नी पुष्पा भी बहुत परेशान रहती। एक दिन पुष्पा मदन से कहती है, अजी सुनते हो, हमारी पड़ोसन है ना छाया, कल उसने बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदी है। थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत अच्छी साड़ी है। वो साड़ी पहनकर सारे मोहल्ले में दिखा रही थी जैसे कि वही अकेली उतनी महंगी साड़ी खरीद सकती है और कोई नहीं। मुझे अच्छे से पता है, वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए वह साड़ी पहनकर जानबूझकर मेरे पास आई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे भी अच्छी साड़ी खरीदूं। आप मुझे उससे भी अच्छी साड़ी खरीद के दो। पुष्पा, तुम तो जानती हो हमारे पास खाने को पैसे नहीं है और तुम गांव की औरतों को देखकर मुझसे साड़ी के लिए पैसे मांग रही हो। एक तो इतनी मेहनत करके भी कोई काम नहीं बनता, ऊपर से तुम मुझे परेशान करती हो। तुम्हारे इन फालतू खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। जब देखो तब मैं वही पुरानी साड़ी पहनती हूँ। सारी औरतें मुझ पर हंसती हैं और ताना मारती है। मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। जो तुमसे शादी कर ली, मेरे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, पर पता नहीं मेरे पिताजी ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो मेरी शादी तुमसे करा दी। मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? न संतान का सुख मिल रहा है, न पैसों का। ऐसी जिंदगी से मैं परेशान ही हूँ। फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मैं थोड़ी मरा जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। तुम्हारे पिताजी ही आए थे मेरे पास तुम्हारा रिश्ता लेकर। तुम मुझे क्या दोष देती हो? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने खेत में फल वाले पेड़ लगाए, पर उन पेड़ों पर फल ही नहीं आए। मैं गाय लेकर आया ताकि वो मुझे दूध दे सके, उससे मैं पैसे कमा सकूं, पर उसे बच्चा ही नहीं हुआ। और जब मैंने व्यापार करना चाहा तो उसमें नुकसान हो गया। मेरी किस्मत ही फूटी है। कितने साल हो गए, भगवान ने अभी तक हमें कोई संतान नहीं दी। सारे गांव के लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा तो जीना ही बेकार है और ऊपर से तुम मुझे दोष दे रही हो। तुम्हें नहीं तो और किसे दोष दूं? हर बार यही कहकर चुप करा देते हो। मेरी जरूरत पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ भी करो, कैसे भी कर दो, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। तुम्हें एक बार कह दिया समझ में नहीं आता क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ। मदन पुष्पा की बातों से परेशान होकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सोचता है, मेरा तो जीना ही बेकार है। न पत्नी की जरूरत पूरी कर सकता हूँ, ना ही मेरा कोई काम ठीक से होता है। कुछ भी करने जाता हूँ तो उल्टा ही हो जाता है। मैं अब तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। मेरे जीने का कोई फायदा ही नहीं है। तभी वहां से एक साधु बाबा जा रहे होते हैं। मदन को परेशान देख वह उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिख रहे हो, कुछ समस्या है क्या? हाँ बाबा, जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। जिंदगी में किसी बात का कोई सुख ही नहीं मिल रहा, तो जीने का क्या फायदा? कुछ भी काम कर लूं, सब उल्टा ही हो जाता है। न संतान का सुख मिल रहा है, न धन का। मेरी पत्नी भी बहुत परेशान है। इस बात को लेकर हम दोनों में बार बार अनबन होती रहती है। परेशान हो चुका हूँ। पता नहीं मेरे भविष्य में क्या लिखा है। बाबा, आप तो सब है। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे कभी किसी बात का सुख मिलेगा भी या नहीं? बेटा, संतान में ही सारा सुख नहीं है। आजकल की संतान, तुम्हें पता नहीं क्या, बड़े होकर माँ बाप को ही घर से निकाल देती है। फिर भी तुम संतान चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है जिसे संतान है
क्या वो सुखी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये सोच गलत है। वो सब मुझे कुछ नहीं पता बाबा, लेकिन मुझे संतान चाहिए। आपको नहीं पता, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। बेटे, सच बताऊं तो तुम्हारे भविष्य में अगले 7 जन्म में भी संतान का योग नहीं है। ये क्या कह दिया बाबा? अभी तो मैं जीवित ही नहीं रहना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। और मेरी मृत्यु के कारण आप हो बाबा। आपकी वजह से मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया है जो तुम मेरी वजह से आत्महत्या करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप है। मनुष्य जीवन केवल एक बार मिलता है, बार बार नहीं। आपने ही मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। मेरी आत्महत्या का पाप आपको भुगतना पड़ेगा। अब तक तो मेरा दुख केवल 1 गुना था, और आपने ऐसा कहकर मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। इसीलिए मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार आप भी रहेंगे। आपके पास 2 रास्ते हैं बाबा। एक तो मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ, नहीं तो मेरे आत्महत्या का पाप अपने हिस्से लेने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा सोच में पड़ जाता है। आप क्या करूं? इसने तो मुझे भ्रम में डाल दिया। अगर इसकी मदद नहीं की तो ये आत्महत्या कर लेगा और सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। लगता है इसकी सहायता करनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, ये एक चमत्कारी फल है। इसे घर जाकर अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। मदन बहुत खुश हो जाता है और बाबा से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं अभी घर पर जाकर मेरी पत्नी को बताता हूँ। संतान प्राप्ति की बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाएगी। मैं चलता हूँ बाबा, आपका धन्यवाद। मदन घर पर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और उसको वह फल खाने के लिए देता है और खेत की ओर चल पड़ता है। मदन के जाने के बाद पुष्पा सोचती है, क्या सचमुच इस फल से मैं गर्भवती हो जाऊंगी? क्या ये फल मुझे संतान सुख दे सकता है? पता नहीं किस बाबा से उठा कर ले आए हैं। अभी अभी तो इतने गुस्से में गए थे और अब इस फल को लेकर आ गए। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं होगा? इसे खाकर कहीं मैं मर गई तो मुझे ये खाना चाहिए या नहीं? इनसे कहूंगी तो मुझसे ही झगड़ा करेंगे कि मैं उन पर शक कर रही हो। अब मैं क्या करूं? पुष्पा ऐसी बातें सोच रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन रमा उसके पास आती है। अरे रमा, तुम सही वक्त पर आई हो। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। और पुष्पा रमा को सारी बातें बताती है। तो रमा उससे कहती है, अरे सोच क्या रही हो? तुम्हें ये फल खा लेना चाहिए। कितने दिनों से तुम्हें संतान नहीं हो रही। ये फल खा लोगे तो शायद तुम्हें संतान हो जाए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुमने अब तक फल क्यों नहीं खाया? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक फल खाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जो इतने सालों से नहीं हुआ, क्या वो एक फल से हो जाएगा? अरे क्यों नहीं हो सकता? तुम नहीं जानती, साधु बाबा बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। उनके चमत्कार ऐसे तो मुर्दे भी खड़े हो जाए। तुम संतान की बात करती हो। मुझे लगता है तुम्हें भरोसा कर लेना चाहिए और खा लेना चाहिए। पता नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो। मैं चलती हूँ। फिर कुछ देर में पुष्पा के घर उसकी बहन कमली आती है। कमली को 4 बच्चे होते हैं और में से 2 को अपने साथ लाती है और 2 को अपने घर पर रखाती है। कैसी हो दीदी? और जीजाजी कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो तो खेत पर गए हैं, शाम को आएंगे। अच्छा हो गया तुम आ गई। मैं बहुत बड़ी दुविधा तुम्ही फंस गई हूँ। अब तू ही बता मैं क्या करूँ?
फिर पुष्पा कमली को सारी बातें बताती है। तो कमली सोचती है, अगर ये फल खा लेगी तो इसको संतान हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि इसको कभी कोई संतान हो, क्योंकि अगर इसे संतान नहीं होगी तो ये मेरे 4 बच्चे में से एक तो ले ही लेगी और मेरे बच्चे को इसका घर और इसकी जमीन मिल जाएगी। इसे मना कर देती हूँ। अच्छा हुआ दीदी तुमने अभी तक वह फल नहीं खाया। जैसा कि तुम बता रही हो कि जीजाजी गुस्से में गए थे और वापस आने के बाद तुम्हें ये फल दिया, मुझे तो लगता है जरूर इस फल में कुछ मिलाया होगा। तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है वो तुम्हें मार देना चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं। कमली, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी यही लगता है कि मुझे ये फल नहीं खाना चाहिए। अच्छा हो गया तो आ गई, नहीं तो मैं इस ये फल खाकर मर जाती। लेकिन तुम्हारे जिजाजी आएंगे, तुम्हें उनसे क्या कहूंगी? वो तो पूछेंगे मैंने फल खाया या नहीं। दीदी मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है, तुम्हें जीजाजी को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बोलो कमली, क्या उपाय है? दीदी मैं खुद भी गर्भवती हूँ, आप तो जानती हो पहले से ही मेरे पास 4 बच्चे और है और भगवान ने मुझे और एक दे दिया है। हम एक काम करते हैं, तुम अभी गर्भवती होने का नाटक करो, 9 महीने तक नाटक जारी रखो। जब मुझे बच्चा हो जाएगा मैं चोरी चुपके तुम्हें वो बच्चा दे दूंगी। सबको लगेगा कि ये तुम्हारा बच्चा है। जीजाजी को भी तुम पर शक नहीं होगा। तुम बता देना कि तुमने वो फल खा लिया है। और रही मेरे पति की बात, तुम तो जानती हो वो दिन रात शराब पीते हैं। उन्हें कुछ पैसे दे दोगी तो वो भी चुप हो जाएंगे। वो तो पैसे के भूखे हैं, उनका मुंह बंद करना है तो तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है कमली, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, और तुम्हें बच्चा पैदा करने की तकलीफ में से भी गुजरना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो और भी अच्छा है। और तुम एक काम करो, ये फल तुम अपने गाय को खिला दो। हाँ कमली, ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर पुष्पा कमली के बातों में आ जाती है और वो फल जाकर अपनी गाय को खिलाती है और फिर 9 महीने वो गर्भवती होने का नाटक करती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद कमली पुष्पा को चोरी चुपके अपना बच्चा दे देती है। उस बच्चे को पाकर पुष्पा और मदन बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे दिन गाय को भी एक बच्चा होता है जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है। उसे देख सब हैरान हो जाते हैं कि एक गाय को इंसान जैसे बच्चा कैसे हो सकता है। सारे गांव वाले उस बच्चे को देखने आते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है, गाय को कब से हमारे जैसे बच्चे होने लगे, ये तो अद्भुत है। ऐसा ना पहले कभी देखा है ना सुना है। शायद ये पहली बार ही हो रहा होगा कि किसी गायक इंसान जैसा बच्चा हुआ है। पुष्पा सोच में पड़ जाती है। इसका मतलब वो फल सचमुच चमत्कारी था और मैंने इनकी बात नहीं सुनी और कमली से बच्चा ले लिया। अगर वो फल में खा लेती तो मुझे बच्चा हो सकता था। मैं भी न जाने इनके बारे में क्या क्या सोच बैठी। अगर अभी मैं इनको सारी सच्चाई बताती हूँ तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। पता नहीं गुस्से में आकर क्या कर ले। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए। फिर मदन अपने पत्नी पुष्पा से कहता है, देखा पुष्पा, हमने भगवान से एक बच्चा मांगा था, उन्होंने हमें 2 दे दिया। एक समय था हमें एक संतान नहीं हो रही थी और आज चमत्कार तो देखो, उस फल को खाकर तुम्हें भी संतान हो गई। और ये गाय जो आज तक बच्चा नहीं दे रही थी, उसने इंसानों जैसा बच्चा दिया। आज हमारे एक नहीं 2 संतान हो गई। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सालों बीत जाते हैं। मदन की किस्मत उसका साथ देने लगती है। मदन के पास बहुत धन भी है और 2 बच्चे भी। बच्चे बड़े होने लगे। दोनों बच्चे स्वभाव में मुझसे बिल्कुल अलग थे। कमली का बच्चा बहुत शरारती था। वह लोगों को बहुत परेशान करता। उस गांव के सभी लोग उसे तंग आ चुके थे।
और गाय का बच्चा बहुत ही समझदार था। वह लोगों की मदद करता, कोई काम कहता तो बिल्कुल भी मना नहीं करता।